गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि ईआर मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट करके हम लोग स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग हमको जो ब्लूप्रिंट बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब उन सभी एट्रीब्यूट्स को हम डेटाबेस के अंदर कैसे रखते हैं, हम कैसे बनाते हैं उस टेबल स्ट्रक्चर को जो कि हमारे ईआर मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब ईआर मॉडल का इम्प्लीमेंट करके जो स्ट्रक्चर, जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को टेबल जनरेट करना है। ठीक है, तभी हमारा डेटा सही तरीके से स्टोर हो सकेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो चलते हैं, क्योंकि पहले मैंने बात कर लिया है तो क्लाइंट, हमने पहले ही इस बारे में बात बताया था कि हम लोग कमांड के थ्रू वर्क करेंगे। तो जो भी वर्क होगा वो कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर ही होगा, इसी इंटरफेस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए और ये रहा हमारा वो स्ट्रक्चर जिसको हम लोगों को जनरेट करना है। आप लोगों को इसको बनाना ये ऐसे है कि ये इमेज मतलब जो यहाँ पे है इमेज लिया गया है तो मिरर इमेज हो गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट राइट साइड में आ गया। आपको करना क्या है कि स्टूडेंट्स को लेफ्ट साइड में रखना है और मार्क्स को राइट साइड में रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक डेटाबेस जनरेट करेंगे। डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर ये कैसे जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस स्ट्रक्चर को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइक्रोफोन को हम थोड़ा सही तरीके से सेटअप कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सो डेटाबेसेस। अब देखिए ये हो सकता है कि ये सभी चीज़ें अभी स्टार्टिंग में आपको समझ में ना आए, तो थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अभी समझ जाएंगे कि डेटाबेसेस असल में यहाँ पे क्या होता है और कैसे हम लोग बनाते हैं वो सभी चीज़ें। तो डेटाबेसेस में देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में दो और दो चार, सिर्फ चार यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग काम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये एकदम फ्रेश, ये इंस्टॉलेशन का जो वीडियो था उसी के बाद का वीडियो है, तो इसमें आप लोगों को भी सेम ऐसे ही इंटरफेस मिलेगा। तो कोई भी काम करने से पहले हम लोगों को एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो माई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को अपना एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस क्यों बनाना है, हम लोग डेटाबेस क्यों बनाएंगे, डेटाबेस असल में यहाँ पे काम कैसे करता है, जो भी डेटाबेस हम यहाँ पे बनाएँगे तो वो काम कैसे करता है। तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में जब भी आपको कोई फ़ाइल रखनी होती है, कोई एक्सेल फ़ाइल या कोई पीडीएफ फ़ाइल या अपने डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसी फ़ोल्डर के अंदर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। यही करते हैं ना? सबसे पहले क्या करते हैं? एक फ़ोल्डर जनरेट करते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद में हम लोग उसके अंदर डेटा रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कई सारे ये फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, है नहीं? तो देखिए नीड्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके का हमको चाहिए होता है वो डेटा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं एक फ़ोल्डर और उसी फ़ोल्डर के अंदर हम अपना डेटा रख लेते हैं, है नहीं? ऐसे ही काम हम करते हैं। सेम इसी तरीके से डेटाबेस काम करता है। मतलब सबसे पहले आपको एक ऐसा डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको वो फाइलें रखनी है, ताकि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उसी फ़ोल्डर के अंदर जाके हम उस फाइलों को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से एक फ़ोल्डर के जैसे ही काम करता है ये, बट ये जो फ़ोल्डर जनरेट होता है ये डेटाबेस के अंदर जनरेट होता है, जो आपका लोकल सर्वर चल रहा है आपके लैपटॉप में उस पे स्टोर होता है। ठीक है, तो कैसे, हम यहाँ पे सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है उसको क्रिएट कीवर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट डेटा डेटाबेस, और फिर उसके बाद डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे हम NSTI_हावड़ा डाल देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक डेटाबेस जनरेट, मतलब आपका एक फ़ोल्डर जनरेट हो चुका है।
जिसके अंदर हम वो सभी फ़ोल्डर जो भी फाइलें होंगी उनको हम रखेंगे, जो भी टेबल्स होंगे उसके अंदर हम रखेंगे, ठीक है? तो अब हम अगर शो डेटाबेसेस करेंगे तो हमको ये सभी मिल जाएँगे और यहाँ पे एनएसटीआई हावड़ा भी मिल जाएगा। वाह! क्या बात है। दिख गया ना? तो यहाँ पे एनएसटीआई हावड़ा हमको दिख गया। अब फिर हम क्या करेंगे, अब उसी फ़ोल्डर को हमको ओपन करना है। जो एनएसटीआई हावड़ा का जो फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर फाइल रखनी है, तो पहले उस फ़ोल्डर का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब उस फ़ोल्डर को ओपन करना पड़ेगा, है नहीं है? तो यहाँ पे ओपन करने के लिए या फिर उस फ़ोल्डर को या फिर उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ फिर लिखेंगे NSTI_हावड़ा, ठीक है? सेमीकोलन दे देंगे यानी डेलीमीटर और फिर उसके बाद में यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए डेटाबेस चेंज हो चुका है, मतलब उस फ़ोल्डर के अंदर हम जा चुके हैं। कौन से फ़ोल्डर के अंदर? NSTI हावड़ा के अंदर, ठीक है? अब फिर देखिए अब क्या करना है काम? अब फिर इसके बाद में इसके अंदर हमको ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे काम करना है, हमको बनाना है, ठीक है? अपना टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट, क्योंकि क्रिएट स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है तो क्रिएट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसको क्रिएट करना है? तो टेबल को, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, तो सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट्स और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट देंगे। जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास में होंगे उन सभी एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। में आ रहा है ना? तो सबसे पहले कौन सा? रोल नंबर, क्या? रोल अंडरस्कोर नंबर, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब भी हम कभी कोई एट्रीब्यूट नेम देंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए। हाइफन या डॉट कभी यूज नहीं करना है। डॉट क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि ये जब हम थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस में जानेंगे तो हम देखेंगे कि डॉट के लेफ्ट साइड वाली जो डिटेल्स होती हैं वो उसकी पहली वाली डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ये NSTI हावड़ा डॉट रोल नंबर, तो ये क्या समझेगा? ये समझेगा कि NSTI हावड़ा क्या है? डेटाबेस है और उसके अंदर या ये सॉरी NSTI हावड़ा डॉट स्टूडेंट्स, तो डॉट लगाने के बाद में वो लेफ्ट साइड की डिटेल्स को वो जो है वो समझता है डेटाबेस को, और राइट साइड की डिटेल्स को समझ लेता है कि ये टेबल नेम है। और अगर डॉट यहाँ पे हम मेंशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्सेप्शंस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, हाइफन का इस्तेमाल नहीं करना है और स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर दो नाम आपको मिला के लिखने हैं तो हम हाइफन का इस्तेमाल, ये सॉरी अंडरस्कोर का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इंटीजर जो वैल्यू होती है यानी INT, उसका इस्तेमाल हम लोग नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स, रोल नंबर में नंबर्स ही होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे इंटीजर रखेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम कॉमा दे देंगे। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था? नेम था। क्या था? नेम था। अब नेम क्या होगा? इसमें कैरेक्टर्स वगैरह आएंगे और एक से अधिक कैरेक्टर्स आएंगे, तो यहाँ पे हम varchar दे देंगे। ये इसका डेटा टाइप होगा। और लेंथ क्या होगी? कितने कैरेक्टर्स हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंथ दे देंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में DOB हम दे देंगे। तो DOB में क्या होगा? DOB चूँकि एक डेट होगी तो ये डेटा टाइप डेट दे देंगे। फिर उसके बाद में मोबाइल होगा, मोबाइल का जो डेटा टाइप होगा, तो इंटीजर की रेंज तो उतनी होती नहीं कि वो मोबाइल नंबर स्टोर करवा सके, तो यहाँ पे हम लोग बिग इंट दे देंगे, क्योंकि बिग इंट में ये बिग नंबर्स को स्टोर करता है, ठीक है? तो यहाँ पे बिग इंट कर देंगे, फिर उसके बाद कॉमा कर देंगे। अब फिर उसके बाद में ईमेल हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? ईमेल का डेटा टाइप हम लोग varchar ही दे देते हैं, ठीक है? ये varchar दे देते हैं और इसकी रेंज दे देते हैं जो भी होगा। रेंज के बाद में यहाँ पे फिर से हम कॉमा दे देते हैं। फिर उसके बाद में हम एड्रेस, ADDRESS एड्रेस दे देंगे, और ये भी हम varchar में दे देंगे, ठीक है? varchar में दे देंगे और इसकी भी हम लोग रेंज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? चलिए ये रेंज हो गई। फिर उसके बाद में ये जो पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन हुआ था, इस पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक? फिर उसके बाद में हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारी टेबल जनरेट हो गई है। ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हम अभी इसको देखेंगे। तो DESC यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे किसको? स्टूडेंट को। स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखिए
2-3 चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला ये टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स। दूसरी बात डेटा टाइप के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब डेटा टाइप का वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। बस आप इंटीजर और varchar का यहाँ पे यूज़ समझिए। इंटीजर या बिगिंट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको नंबर्स स्टोर करना होता है। इंटीजर में रेंज उसकी कम होती है और बिगिंट में रेंज बड़ी होती है। varchar का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग के रूप में हमको डेटा को स्टोर करना होता है, तो हम लोग varchar का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे अब कैरेक्टर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे ABCD, FGHI। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू हम स्पेशल कैरेक्टर हो गया, नंबर्स वगैरह अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम मेंशन करते हैं तो हम सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद में मतलब varchar का इस्तेमाल हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, जब भी कभी हम लिखेंगे यहाँ पे DSC और स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे, तो ये डिस्क्राइब जो होता है, ये कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है उस टेबल को, उस टेबल की इन्फॉर्मेशंस को दिखाने का। जैसे हमने ये टेबल यहाँ पे बनाई, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखा तो सभी जो डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो दिखने लगी। जैसे रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप में है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेम varchar 20, DOB डेट, मोबाइल बिगिन, ईमेल varchar, एड्रेस varchar, है नहीं है ये सभी चीज़ें, और जो रेंज हमने दी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग दी गई। बट ये वाला टेबल इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। क्यों फॉलो नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर को अंडरलाइन किया गया है, मतलब लाइन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो एट्रीब्यूट होगा वो ये की होगा, मतलब ऐसा की जो खुद को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे तो हमने कुछ किया नहीं है, की कोई है ही नहीं इसके अंदर, है नहीं है। तो अगर कोई की नहीं है तो फिर ये क्या होगा? ये टेबल इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे? हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो अब चूंकि वो टेबल स्टूडेंट्स का ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका है, बन चुका है, तो हम ये टेबल नेम चेंज कर देंगे, वरना ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आएगा। तो यहाँ पे इंटीजर हमने ले लिया और इसी को हम प्राइमरी की बना देंगे, ठीक है। प्राइमरी की बना देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये बन चुका है, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे ये स्टूडेंट्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1। देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 हमने देखा, तो यहाँ पे देख लो आप, ये जो हमने अभी अभी बनाया हुआ है ये वाली टेबल, यहाँ पे ये प्राइमरी की आ चुकी है, ठीक है। रोल नंबर इंटीजर हो गया और ये प्राइमरी की आ चुका, मतलब अब ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये टेबल तैयार हो गया है। समझ गए ना? तो कंडीशन क्या थी कि अगर लाइन कहीं पे है तो फिर वो क्या होगा? एक की होगा, हमने बना दिया। अगर नॉर्मल से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हैं तो फिर नॉर्मल एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कोई की या कोई स्पेशल चीज़ कोई स्पेशल प्रॉपर्टी उसकी नहीं होगी। तो चलो यहाँ पे ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को। देखिए, नल का मतलब होता है कि यहाँ पे नल वैल्यू स्टोर हो सकती है या नहीं, तो प्राइमरी की है इसलिए नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। बाकी सभी एट्रीब्यूट्स में नल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? डिफ़ॉल्ट का मतलब, अगर कोई वैल्यू किसी एट्रीब्यूट में प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो उसकी वैल्यू क्या फिक्स होगी? तो सभी नल प्रिपेयर किए गए हैं। मतलब अगर वैल्यू को हम लोग स्टोर नहीं करते हैं तो वहाँ पे नल स्टोर होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है। एक्स्ट्रा का मतलब ये दिखाता है कि ये जो एट्रीब्यूट है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के साथ में है या नहीं है, जैसे ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है या नहीं है, या फिर कोई रेफरेंसेस वगैरह हैं नहीं है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा में प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, ठीक है। फिल का मतलब सभी एट्रीब्यूट होता है, जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं सारे, ठीक है। चलिए, अब ये टेबल तो जनरेट हो गई। फिर उसके बाद में हम सेकंड मार्क्स वाले टेबल को जनरेट करते हैं। तो मार्क्स वाले टेबल को जब हम जनरेट करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि क्रिएट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट MARKS, क्रिएट मार्क्स, और फिर उसके बाद में सबसे पहला क्रिएट टेबल मार्क्स होगा, सॉरी, TABLE, क्रिएट टेबल MARKS मार्क्स, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एट्रीब्यूट हम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले रोल अंडरस्कोर नंबर, ये इंटीजर डेटा टाइप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद में हम यहाँ पे हिंदी प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि हिंदी है, ठीक है। हिंदी के बाद में अब इसको कौन सा डेटा टाइप हम देंगे?
कौन सा डेटा टाइप होगा ये भी इंटीजर, क्योंकि हम लोग नंबर प्रोवाइड करेंगे ना तो इंटीजर में ही प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश दे देंगे और ये भी डेटा टाइप इंटीजर दे देंगे। सेम ऐसे ही मैथ MATH मैथ दे देंगे, इसका भी डेटा टाइप इंटीजर दे देंगे। फिर साइंस है SCIENCE साइंस दे देंगे और इसका डेटा टाइप इंटीजर दे देंगे। और फिर उसके बाद में टोटल और इसका भी डेटा टाइप हम लोग इंटीजर ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए रेडी हो गया ये हो गया और सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। अब देखिए ये टेबल जो है हमारा बन चुका है। यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे हम मार्क्स को, MARKS मार्क्स को। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी आप लोग देखिए और खुद सोचिए कि क्या टेबल तो जनरेट हो गया। यहाँ पे देखिए इंटीजर डेटा टाइप सबका हो गया, हिंदी में इतना नंबर और वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। नल की वैल्यू यस की हुई है, यहाँ पे की कोई नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है। अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो नल दिखाएगा, एक्स्ट्रा भी कोई डिटेल नहीं है। तो अब आप ज़रा ये बताइए और सोचिए कि क्या ये जो टेबल जनरेट हुआ है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। देखिए और ध्यान से इसको इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस चीज़ को बताइएगा कि मतलब कैस क्या चल रहा है ये, मतलब कैसे फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आया किसी को कि क्यों नहीं कर रहा? चलिए, अब जिनको समझ में आ गया है हम बताते हैं आपको। जिनको समझ में आ गया है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो ज़रा देखो, ध्यान से देखना कि सबसे पहला जो दिया गया है, सबसे पहला जो हमारे पास में एट्रीब्यूट दिया गया है यहाँ पे, ये रोल नंबर हो गया, दे दिया गया, हिंदी दे दिया गया, इंग्लिश, मैथ, साइंस और टोटल, ये सभी एट्रीब्यूट दे दिए गए। चलो ठीक है, सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब ये मार्क्स टेबल और स्टूडेंट टेबल, ये वाला टेबल और स्टूडेंट वन, क्योंकि स्टूडेंट वन को ही हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, तो स्टूडेंट वन और ये मार्क्स, ये दोनों क्या आपस में कनेक्टेड है? तो जवाब आएगा नहीं, नहीं कनेक्टेड है ना। फिर उसके बाद में हम देखते हैं टोटल, क्या टोटल एट्रीब्यूट एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है? तो प्रॉपर्टी में नहीं। अगर ये दो चीजें यहाँ पे मिसिंग हैं तो ये जो दो टेबल्स बने हुए हैं वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे। समझ रहे हैं ना? तो अब ये फॉलो कैसे करेगा, तो चलिए हम इसको कंप्लीट करके बनाते हैं इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल रोल नंबर मार्क्स और वो सभी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सबसे पहले तो टेबल नेम हम चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर हमने वही रखा तो फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आएगा, तो उससे हमको बचने के लिए हम चेंज करना पड़ेगा। टोटल इंटीजर डेटा टाइप के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे FOREIGN, यानी फॉरेन की बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉरेन की सॉरी, इसको हाँ फॉरेन की बनाएंगे, कॉमा देके यहाँ पे कॉमा दे देंगे टोटल के बाद में, और फिर लिखेंगे FOREIGN फॉरेन की। अब फॉरेन की बनाएंगे तो फॉरेन की हम सबसे पहले जब फॉरेन की बनाते हैं तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कि इस टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट फॉरेन की होगा। तो इस टेबल का जो फॉरेन की होगा वो रोल नंबर होगा, क्योंकि रोल नंबर से ही हम इस रोल नंबर को मैच करवाएंगे। ठीक है, तभी डेटा को हम फाइंड करेंगे। तो रोल नंबर यहाँ पे होगा रोल अंडरस्कोर नंबर, फॉरेन की बनाना है। ठीक है, चलो कहाँ से रेफरेंस लेना है, तो REFERENS
CES। रेफरेंसेस लेना है पेरेंट टेबल नेम। पेरेंट टेबल नेम का मतलब कहाँ से? प्राइमरी की जिसके अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी स्टूडेंट्स 1, स्टूडेंट्स 1, ये हो गया इसका पेरेंट टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद में पेरेंट टेबल का एट्रीब्यूट, किस एट्रीब्यूट से हम लोग वैल्यू को मैच करेंगे, यानी जो पेरेंट टेबल है यानी फर्स्ट टेबल, उसके किस एट्रीब्यूट से वैल्यू को मैच करवाना है, तो रोल नंबर से, रोल अंडरस्कोर नंबर। रेफरेंस किससे लेना है? रोल नंबर से। फर्स्ट स्टूडेंट टेबल के नेम से के रोल नंबर एट्रीब्यूट से हमको रेफरेंस लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये? फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे और ये फॉरेन की बन गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, डिस्क्राइब करेंगे मार्क्स 1 को और एंटर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक फॉरेन की बन गई। ठीक है, फॉरेन की तो बन गई, लेकिन अभी भी एक डाउट है, क्या टोटल एट्रीब्यूट एक मल्टी वैल्यूड, ये सॉरी एक ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है? तो जवाब आएगा नहीं, अभी भी नहीं। तो ये टेबल अभी भी इस टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बना है। तो हम लोग डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे और डिराइव्ड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम इस टेबल का जो नेम है उसको चेंज कर देते हैं और कर देते हैं 2, और फिर उसके बाद में टोटल एट्रीब्यूट के पास हम लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, फॉरेन की हम ऐसे ही रहने देंगे, बस यहाँ पे हमको चीज़ ऐड करेंगे, हम लिखेंगे एज, और फिर उसके बाद में पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और रेफरेंस दे देंगे। तो रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? हिंदी प्लस, जोड़ना है ना, टोटल करना है तो जोड़ना रहेगा, ENGLISH, इंग्लिश प्लस, फिर उसके बाद में मैथ प्लस, फिर उसके बाद में SCIENCE, साइंस। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। मार्क्स 2 बन गया ना ये टेबल। अब देखिए हम इसको डिस्क्राइब करेंगे मार्क्स 2 को और एंटर करेंगे। तो देखिए ये वर्चुअल जनरेटेड आ गया, मतलब इसके अंदर वैल्यू हमको फिल नहीं करनी है, ये काउंट करके वैल्यू को ऑटोमेटिक फिल करेगा, मतलब हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ को और साइंस को प्लस कर देगा, जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, और फिर उसके बाद में टोटल के अंदर वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। ये हो गया हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। समझ में आया? मतलब देखिए समझिएगा, ये क्या हो गया? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये टेबल कौन सी टेबल हो गई? ये टेबल हो गई वीक एंटिटी, मतलब जिसके अंदर कोई की एग्जिस्ट नहीं करती। देख रहे हो ना, ये टेबल हो गई वीक एंटिटी। ये टेबल हो गई स्ट्रॉन्ग एंटिटी, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास में एक की हो गई है। ये जो टेबल हो गई ये वीक एंटिटी हो गई। ये जो टेबल हो गई ये वीक एंटिटी हो गई। ध्यान रखना, ये एक फॉरेन की है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होता है, रेफरेंस के लिए होता है। तो इसलिए ये भी एक वीक एंटिटी होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है। और जिस टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट है और वो एक ऐसा की है जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर वो एक वीक एंटिटी ही कहलाएगी, ये ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब होता है टेबल के अंदर उपस्थित कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। समझ गए ना, खुद को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर सके। फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब ये हो गया, हम लोग रेफरेंस ले लेंगे। रेफरेंस कहाँ से लिया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस को जोड़ के रेफरेंस ले लिया। ठीक है, मतलब ये इन चारों एट्रीब्यूट से रेफरेंस मिल गया टोटल को। तो ऐसे एट्रीब्यूट को जब हम लोग बनाते हैं तो वो होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं हम कंपोजिट एट्रीब्यूट, या फिर हमारे पास में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक कॉन्सेप्चुअल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कि ये सिर्फ समझने के लिए होता है, थियोरिटिकल पार्ट में इसको समझने के लिए होता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, हम लोग सिर्फ इसको समझते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे एड्रेस को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई सारे एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, तो वो जो जितने एट्रीब्यूट्स एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो कंपोजिट की में होगा, सॉरी कंपोजिट एट्रीब्यूट में होगा। वहीं पे अगर कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूड एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए फिल कर दी गई हैं, तो वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, चलो
फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, अब देखिए ये सभी चीज़ें, ये इतने सारे टेबल्स वगैरह जनरेट हो गए हैं, हमने बना लिया, हमने सब कुछ सभी चीज़ें समझ ली, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लिया, इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। अब हमको देखना ये है कि अगर इन टेबल्स को ड्रॉप करना है तो हम कैसे करेंगे। तो क्रिएट करने का कमांड देख लिया, अब ड्रॉप करने का कमांड देख लो। तो ड्रॉप टेबल, जो भी टेबल ड्रॉप करना है वो टेबल नेम दे देंगे, यानी MARKS मार्क्स 1। सबसे पहले एंटर, अभी देखना एंटर करेंगे, ये डिलीट हो गया। फिर उसके बाद में हम मार्क्स को भी डिलीट करेंगे, किसको डिलीट करेंगे, मार्क्स को भी डिलीट कर देंगे। ऐसे ही स्टूडेंट को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट सभी डिलीट होते जा रहे हैं ना, सभी डिलीट हो रहे हैं। मार्क्स 2 को रहने देंगे और फिर उसके बाद में ये स्टूडेंट 1 को रहने देंगे, ठीक है। इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अब हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन इसका करेंगे और आप लोग भी करके देखिएगा, कई सारे स्ट्रक्चर जनरेट करिए, गूगल से उठाइए स्ट्रक्चर्स को और फिर उसके बाद में उसको बनाना सीखिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हमें कमेंट करोगे तो उसका जो रिप्लाई होगा, जो भी सोल्यूशन होगा वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद में कि ये डेटा टाइप वगैरह इसके देख लेंगे, और कुछ फिर उसके बाद में जो वीडियोज़ मतलब बनाए जाएंगे उसमें हमारे पास में ये जितने लैंग्वेजेस होते हैं डेटाबेस में काम करने वाले, जैसे DDL, DCL, TCL, DQL है नहीं है, या फिर DML, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का।